बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन में खुशामदीद। प्रोग्राम आप देखते हैं जुमा हफ्ता इतवार अजमल जामी के साथ एक न्यूज़ पर। सबसे पहले आज खराज तहसीन पेश करेंगे मीर अली में, शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाका। वहाँ जाम शहादत नोश करने वाले पाक फ़ौज के अफसरान और बहादुर सिपाही जिन्होंने मेरे लिए, आपके लिए इस मादर वतन के ऊपर अपनी जान कुर्बान की है, ये लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर, इन समेत हवालदार साबिर, नायब खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा और सिपाही सज्जाद हैं। दहशतगर्द इन पर हमला आवर हुए, खुदकुश हमले किए, फायरिंग की और आईडीज़ के साथ ब्लास्ट किए। उनका मुकाबला करते हुए क्लियरेंस ऑपरेशन में ना सिर्फ उन्हें जहन्नुम हासिल किया बल्कि खुद भी अपनी जान कुर्बान की। लेफ्टिनेंट काशिफ का मैं जिक्र बिलखुसूस प्रोग्राम में करना चाहूँगा। एक तस्वीर उस तक पहुँची, आप देख रहे हैं, छोटी सी उम्र का बच्चा नन्ना उन्होंने गोद में उठाया। इसके क्या ख्वाब होंगे। अब ये लेफ्टिनेंट कर्नल बने थे, इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो कुर्बान की है मुझ पे, आप पे, इस मादर वतन पे, और ये बच्चा उनसे महरूम हुआ है इस मुल्क की खातिर। लेकिन हम हैं कि हमारे अपने इख्तलाफात ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। हमारी सियासत है कि उसमें सुख की बांसुरी बज ही नहीं रही। हमारी इकॉनमी है कि मुसलसल डिस्टेबलाइज हो रही है। हुकूमत भी बन गई, चुनाव भी हो गया, लेकिन सुख का सांस नहीं आ रहा। इस पर बात करेंगे। आज इत्तला ये भी मुझे मिली कि अली मीन गंडापुर साहब KP के वज़ीर आला वो इमरान खान साहब अडाला में मिले हैं। बगैर प्रोटोकॉल के 30-35 मिनट उनकी मुलाकात भी हुई। और इसके अलावा भी उन्होंने आज सहाफ़ियों से इमरान खान साहब ने बात की, जहाँ वो जिक्र कर रहे थे कि उन्हें सहर में दलिया मिलता है और शाम को खाना मिलता है और ही इज़ इन गुड हेल्थ। अच्छी बात है। अलबत्ता उन्होंने जो अली अमीन की तस्वीर थी शहबाज शरीफ साहब के साथ, उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि वफाक जो है वो मज़ीद हमारी बात नहीं सुनेगा। IMF के ऑफिस के सामने जो शहबाज गिल साहब और PTI का एहतजाज था, आज भी वो मुद्दा ज़ेर बहस है कि आपका एहतजाज, आपका शिकवा अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन क्या IMF के ऑफिस के सामने इस तरह का एहतजाज, पाक फ़ौज के मुखालिफ नारेबाजी दुरुस्त थी या नहीं। इस पर इमरान खान साहब से मौक़िफ़ सामने आया कि वो ये समझते हैं कि एहतजाज दुरुस्त था, लेकिन जो नारेबाजी वो उनके इल्म में नहीं है। ऐसे ही कुछ बयान उनका 9 मई के बारे में भी था कि उनके इल्म में नहीं, कि उनका कोई अजीज़ भी उसमें मुलव्वस है या नहीं है। ख़बर डायरेक्ट लाइन में हमेशा मैं आपको देता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब की जो मुलाकात हुई थी वो इमरान खान साहब के हाफ हार्टेड आशीर्वाद से हुई थी, जिसमें ये ऑप्टिक्स तय नहीं हुए थे कि किस तरह की मुलाकात होगी, कैसी तस्वीर होगी, इसलिए वो नाला हुए। अली अमीन गंडापुर साहब की इस मुलाकात के बाद एक बात तो तय हुई, जो ख़बर की सूरत में आपको बता रहा हूँ, कि सिस्टम चलेगा, सूबे को ऑन बोर्ड लिया जाएगा, उनकी हुकूमत को तस्लीम किया जा रहा है। और जो चीफ़ सेक्रेटरी की बात थी वो उनकी बात पूरी कर दी जाएगी। चीफ़ सेक्रेटरी उनकी मर्ज़ी का वहाँ आ जाएगा, लेकिन बाद में उनके लिए मसाइल शुरू होंगे। इस जानिब इशारा फैसल वाडा भी कर रहे हैं कि शायद वो रमज़ान के बाद मुद्दत पूरी ना कर सकें। दूसरा अहम मसला IMF का है, वो डू मोर हमें कह रहा है, बिजली मज़ीद महंगी करने की बात कर रहा है, इदारों की निजकारी है, उसमें पीपल्स पार्टी किस हद तक नून लीग के साथ ताउन करेगी, बड़ा अहम सवाल है। और फिर सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं। PTI ने अपनी तरजीहात का इजहार कर दिया है, जहाँ पे मैं मुराद सईद भी नज़र आ रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद भी नज़र आ रही हैं, सनम जावेद भी नज़र आ रहे हैं, कवरिंग कैंडिडेट में अज़हर मशवानी भी नज़र आ रहे हैं। तो ये जो कैंडिडेट्स हैं ये क्या पैगाम देते हैं? क्या इससे मुफाहमत का राह खुलेगा या मुज़ाहमत की राह हमवार होगी? एक तरफ मुफाहमत की जा रही है, एक तरफ मुज़ाहमत की जा रही है, सब कैसे चलेगा? बात करते हैं। आज हमने पैनल में ज़हमत दे रखी है निहाल हाशमी साहब को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा है। मोहतरमा शर्मिला फ़ारूकी साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। हमें ज्वाइन करेंगे खुर्रम शहजाद विरक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो बाई इलेक्शन में शेखुपुरा से जीत के लॉ मिनिस्टर बने थे और फिर अब कौमी असम्बली तक पहुँचे हैं। शेखुपुरा में इन्होंने मार्के का इलेक्शन लड़ा, मियां जावेद लतीफ़ साहब को शिकस्त से इन्होंने 2-4 किया। कुछ देर में हमें वो भी ज्वाइन कर रहे हैं। निहाल हाशमी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करने जा रहा हूँ। ये निजकारी का जहाँ तक मामला है, इसमें पीपल्स पार्टी का तो हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। वो तो आपसे कंसेंसस नहीं करते दिखाई दे रहे। IMF की तवज्जो निजकारी पे भी है, डू मोर पे भी है, बिजली मज़ीद महंगी करने पर भी है। कैसे सुलझेगी ये गुत्थी जबकि आप खुद अक्सरियत में नहीं हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफजल भाई, आपने जो शुरू में बात की खुदा के हवाले से, मैं उस पर पहले बात करना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त। बिस्मिल्लाह, ज़रूर। तब से बचपन से बल्कि जवानी से सुन रहा हूँ कि मुल्क एक अजीब हंगामी सूरत हाल पे है। हम हालाती जंग में हैं। बहुत सारी हुकूमत आई, बहुत सारी हुकूमतें गईं, हम हालाती जंग से निकल नहीं पाए। जब भी किसी की इस तरह की शहादत की बात सुनता हूँ तो दिल को बहुत तकलीफ होती है कि हमारे माओं ने इसलिए बच्चे नहीं जने कि वो मैदान जंग में काम आ जाए और शहादत के रुतबे पर फायज हो जाए। शायद दुनिया में हम बदनसीब लोग हैं जहाँ पे इस तरह के हालात से हम दो चार हैं, नस्ल दर नस्ल। हमें चाहिए कि हम बैठें,
सारे स्टेक होल्डर्स को लेके बैठे और अपने पॉलिसीज पे हम नजरसानी करें, अपने रवैयों पे, अपने एटीट्यूड पे, अपने गुफ्तगू पे, अपने कलाम पे, अपने सलाम पे हमें बात करना पड़ेगा। निहाल भाई, बड़ी कि खूबसूरत आपकी बात है सुनने में, लेकिन पहल तो वो करता है ना जो हुकूमत में होता है, जिसके पास अक्सरियत है, जिसके पास इक़्तिदार है। क्या इखलाकी तौर पर उसे पहल नहीं करनी चाहिए? माजी में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने इसमें आपको याद होगा कि वो 4 सद्दे भी गए, वो 9-0 भी गए, वो कादिर मक्सी साहब के पास भी गए, पलेजो साहब के पास भी गए, अचकजई साहब के पास भी गए, अलगर सब के पास गए, वो इमरान खान साहब के पास भी गए। मुल्क को आगे बढ़ना है हमारे। उसके बाद जब हम एक बहुत अच्छे स्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन में होंगे, जब हर तरफ हमारे चैन की बांसुरी बज रही होगी, तो यकीन करें जो सफ़र 20 साल का है वो सफ़र हम शायद 5 साल में तय कर लें। अब आ गई बात आप जो कह रहे हैं निजकारी की, ये मैंने आपके तवज्जुह से बात की है, वो सारे स्टेक होल्डर्स को, उन सारे अनापरस्तों को, खा वो इधर हो या उधर हो, इस तरह से कोई जिहाद नहीं होता है, इस तरह से कोई इसको दहशतगर्दी करते हैं। आप किसको मार रहे हैं? आप जिन फौजी अफसरान और जवानों को शहीद कर रहे हैं वो आपके हम मजहब भाई है, हम जबान भाई है, आपके मुहाफिज हैं। और जो लोग उन लोगों को खुदकशी के लिए तरगीब देते हैं, अल्लाह ताला उनको अक्ल सलीम दे और अल्लाह उनको हिदायत दे। मैं अब रह गया शर्मिला साहबा की तरफ जाना चाह रहा हूँ। मैं शर्मिला साहबा की तरफ पहले जाना चाह रहा हूँ, आता हूँ मैं आपके पास निजकारी के मुद्दे के ऊपर भी। ये जो उन्होंने बात की निहाल से, बड़ी अच्छी बात लगी सुनने में शर्मिला जी। अब वो अहम मुद्दा तो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ ना, कि कैसे पीपल्स पार्टी सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी। जो उन्होंने मुफाहमत की बात की, मिल बैठने की बात की, लेकिन क्या ये अच्छा हो अगर अमली सूरत भी हमें दिखाई दे? तो अमली सूरत पे मेरा बेहतर सहाफ़ी इस्तदलाल है कि क्यों ना वो पार्टी पहल करे जो इक़्तिदार में है, जिसके पास अक्सरियत है, जो मुल्क का नज़्म व नस्क़ संभाल रही है। शुक्रिया जामी साहब। बेशक इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जो हुकूमत में होता है उसी को नरम गोशी दिखाने की ज़रूरत होती है और उसी को पहल करने की ज़रूरत होती है। वो कहते हैं ना कि अगर आपको किसी पे फ़ौक़ियत है, इवन अगर आपको अपने दुश्मन पे फ़ौक़ियत है, तो आप उस किस्म का रवैया दिखाएं जो आप अपने लिए चाहते हैं। और ये खैर मैं अपनी जमात की बात कर सकती हूँ, PMLN की तरफ से तो मैं नहीं कह सकती कि उनका रवैया क्या होगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मुश्किल से मुश्किल तरीन हालात के अंदर सख्त से सख्त मुखालफीन के साथ उन्होंने एक नरम गोशी का रवैया अपनाया और हमेशा कंसेंसस पॉलिटिक्स की है। मुल्की मफाद के लिए आपको याद होगा कि जब स्वात में ऑपरेशन होना था, सदर जरदारी साहब उस वक़्त भी सदर थे और हमने पूरे पार्लियामान को एतमाद में लिया, तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया, पूरे मुल्क ने उसकी ओनरशिप ली और उसके बाद जब आपकी पाक अफवाज वहाँ गई तो 3 महीने में कामयाब ऑपरेशन करके वापस आई। देखिए, जब भी आप कंसेंसस के साथ चलेंगे आगे और अपने अब भी तो बुहरान है ना, अगर दहशतगर्दी का एक मैंने कहा हमें अभी तो बुहरान है, अब तो इक्तिसादी बुहरान है, मुआशी बुहरान है, मुआशरती बुहरान है, तकसीम का बुहरान है, बेचैनी है, 2 वक्त की रोटी पूरी करनी मुश्किल है। 2 वक्त की क्या, 1 वक्त की रोटी पूरी करनी मुश्किल है जामी साहब। इस वक्त तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने मुखालफिन को साथ बिठाएं और मुखालफिन की भी जिम्मेदारी बनती है कि आज के जो माशी हालात हैं, जो इक्तिसादी हालात हैं, जो आपकी सिक्योरिटी के हालात हैं, उसमें तो आप अपनी अपनी रंजिशें एक तरफ रख दें। अब इलेक्शन हो गया, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आप पार्लियामान में आ गए, आपने स्पीकर का भी इलेक्शन लड़ लिया, आपने प्राइम मिनिस्टर का भी लड़ लिया, प्रेसिडेंट का भी लड़ लिया, सेनेट के भी इलेक्शंस आप लड़ रहे हैं। अब आप इस सिस्टम में आ गए और सिस्टम को आपने एक्सेप्ट किया है। आपकी जो लीगल इश्यूज हैं वो अपने उनका फॉरम मौजूद है, उसमें आप लड़ते रहें, वो उसमें आपकी किस्मत है, आप जीते या हारें, दैट्स अनदर चैप्टर ऑल टुगेदर। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हालात है, बिलखुसूस सिक्योरिटी के हालात है, आपको मिल बैठ के काम करना पड़ेगा और ख़ास तौर पे अपने दुश्मन को जो पाकिस्तान की सालमियत नहीं चाहता उसको आपने दिखाना होगा कि आप। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप भी और निहाल साहब भी कह रहे हैं मिल बैठना चाहिए। मैं बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि आप दोनों ये कह रहे हैं जो हुकूमत में है कि मिल बैठना चाहिए। मेरा बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, मिल बैठने के लिए क्या ये अखलाकी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर नहीं है, वज़ीर आज़म पर नहीं है, नवाज शरीफ पर नहीं है, जरदारी साहब पर नहीं है कि वो पहल करें? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि वक्त की ज़रूरत थी और ये कि बहुत ही खुशाइन बात है कि इस वक्त ऐवान सदर में सदर जरदारी जैसी शख्सियत बैठी है जिसे मफाहमत का बादशाह कहा जाता है।
उन्होंने ना सिर्फ माजी के अंदर बल्कि आज के दौर में भी उन्होंने मफामत और रवादारी के साथ काम लिया। और आई थिंक कि इन तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं और हुकूमत की जमातों को इकट्ठा करने में वो अपना एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। और आप देखिएगा आने वाले दिनों के अंदर सदर जरदारी साहब विल बी दैट पर्सनैलिटी, और ऐवान सदर वो जगह होगी जहां पर तमाम मामलात खुश असलूबी से तय हो पाएंगे और ये मुल्क की मफाद के अंदर होगा। ये एक बड़ी खुशाइन बात है। जब देखें सदर जरदारी साहब को जब जो कैंडिडेट बने प्रेसिडेंसी के, तो उसको ओवरवेलमिंगली तमाम लोगों ने एक्सेप्ट भी किया और वोट भी दिया। और आई थिंक इसी वजह से, क्योंकि वो जानते थे कि आज के मौजूदा हालात के अंदर उनसे बेहतर प्रेसिडेंट कोई नहीं हो सकता। एंड आई फील कि आई थिंक इन द नेक्स्ट 100 डेज आप देखेंगे कि बहुत बेहतरी आएगी, बहुत बेहतरी आएगी। चलिए, मैं निहाल साहब आपको और शर्मिला साहबा की तवज्जो, एक छोटा सी इक्तबास है। मोहम्मद हनीफ साहब एक मारूफ तज्ज़िया निगार, उन्होंने कुछ लिखा है, उस पर मबनी सवाल भी मैं आपसे पूछूंगा। वो कहते हैं इलेक्शन हो गए, वोट गिने गए, वोट गायब भी किए गए, वोट गायब से ज़हूर में भी लाए गए। कुछ सियासतदानों ने अपनी इज्जत बचाई, कुछ ने बची कुची भी गंवाई। फिर इलेक्शन हारने वालों ने जोड़ तोड़ किया। पार्लिमानी जमहूरियत में ऐसा ही होता है। हुकूमत बनी तो पता चला कि इलेक्शन में जीता कौन है, मोहसिन नकवी। ये उनका कॉलम का तज्ज़िया है। ये मुझे समझाएं, मोहसिन नकवी साहब किस जमात के नुमाइंदे हैं और किस जमात के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आप दोनों जमातें उन पर बिस्मिल्लाह क्यों कर रही हैं? कोई और बंदा नहीं मिला? मुझसे पूछ रहे हैं या? जी जी जी, आपसे निहाल साहब, पहले आपसे ना जी। ये आज पहला नहीं है। इस तरह के जो खिलाड़ी हैं ये पाकिस्तान की सियासत में हमेशा से आते रहे, और शायद अगर हम अपने आप को सीधा ना करें और हम सही रास्ते पे ना चलें तो आइंदा भी आते रहेंगे। और मुख्तलिफ शोबे देखें ना, बहुत सारे, बहुत दौर में हमने हमेशा ये कहा है, सुनने में ये आपने खिलाड़ी का लफ्ज यूज किया, ये सियासी खिलाड़ी हैं या गैर सियासी खिलाड़ी हैं? नहीं, देखिए ये बेसिकली एक अच्छे सहाफ़ी हैं। अच्छा, बदकिस्मती जब सियासत के मैदान में कभी सहाफ़ी, कभी टीचर, कभी डॉक्टर्स, कभी बैंकर्स आ जाते हैं तो सियासतदानों के लिए स्पेस कम होता जाता है। और जस्टिफाई करना भी मुश्किल हो जाता है। जी, हमारी एक मिथ कायम की गई कि जी ये सियासतदान शायद इतने काबिल ना हो और इतने कायल ना कर सकते हो, तो क्यों ना हम टेक्नोक्रेट से काम लें। टेक्नोक्रेट ज़रूर अपने शोबे में बहुत कामयाब होंगे, मगर टेक्नोक्रेट सियासत के मैदान एक बड़ा मुश्किल तरीन है। इसमें बड़ा सब्र, बड़ी पैशंस और बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया जाता है। तो हम लोग चुपचाप, हम में इतनी हिम्मत, अब हम कौमी जो हमारा हौसला है, जो सकत है, जो कुव्वत ईमानी है, वो कमज़ोर होती जा रही है। तो हम जो भी इंडक्ट कर दिया जाता है और हम कौमी मफाद में उससे हम कबूल कर लेते हैं। यकीनन ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको सहाफ़त करना चाहिए। अच्छा, वो सहाफ़त के साथ साथ तो अब क्रिकेटर भी बन गए। नहीं, तो ये भी अजब बात है ना कि दो ही बड़ी अहम फील्ड्स हैं। क्रिकेट में जोश है, जुनून है, लोगों की बड़ी जज्बाती वाबस्तगी है, वो भी उनको दे दी गई। फिर दाखिला का बड़ा अहम शोबा है, कलमदान है, वो भी उन्हें दे दिया गया। अब मजीद क्या देने जा रहे हैं उन्हें? देखिए, आप बहुत पहुंचे हुए सहाफ़ी हैं अजमल, आपको मैं जानता हूँ, आई एम वेरी फाउंड ऑफ यू। आप जरा तहकीकात तो करें। अच्छा। कौन है, क्यों है, कहाँ से आए, किसने। हाँ, ये हमें ज़रूर मालूम है कि CNN के लिए भी काम करते रहे, CNN के लिए भी रिपोर्टिंग करते रहे। हम शायद समझते हैं जो लोग अमेरिका में काम करते रहे या पढ़ते रहे या वहाँ से PhD हैं या MPhil है वो आए, मगर हम बाज़ मुल्कों में देखते हैं चाइनीज़ तो कोई अमेरिका जाके पढ़ के नहीं आया है, जैपनीज़ तो कभी अमेरिका, और कोरियंस तो कभी अमेरिका के टेक्नोक्रेट नहीं आए, और उन्होंने अपनी कौम को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो ये एक मिथ भी जो हमारे मुल्क में, इसको भी हमें रद्द करना पड़ेगा। वो ज़रूर आए, ज़रूर मदद करें, मगर सियासी उमूर में नहीं, वो दीगर उमूर में आके अपना ज़रूर काम करें, और करना चाहिए, उनको करना भी चाहिए, क्योंकि इस मुल्क से उनको इज्जत मिलती है। अब जहाँ तक रह गया कि ये बच्चा किसका है, तो ये बच्चा बस जिसका है वो आके बता दे। और फिर सबसे, मैं अपने आप ज़ाती तौर पे एक बताना चाहता हूँ, आसिफ जरदारी साहब कहते हैं ये मेरा बेटा है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ये पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट है। पीपल्स पार्टी जब इनको वज़ीर आला बना गया था तो पीपल्स पार्टी ने कहा था, बरमला कहा था कि ये हमारा बंदा है। और मैं समझता हूँ खुर्रम साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं, लेकिन उससे पहले शर्मिला जी, ये तो आप पे डल गया किस्सा कि ये आपका बच्चा है जो हनीफ साहब लिख रहे हैं, और तमाम पार्टियां उनकी हिमायत भी कर रही हैं। चेयरमैन PC भी हैं माशाल्लाह, वज़ीर दाखिला भी है, निगरान सरकार भी रही, मोहसिन स्पीड भी उनके नाम पे आई। अच्छे भले इंसान है, लेकिन किसकी पार्टी से नुमाइंदगी कर रहे हैं? जी, कहने को तो देखिए, हमारे हर किसी से अच्छे ताल्लुकात है। हम तो, हमारी दुश्मनी तो किसी से नहीं है, लड़ाई तो किसी से नहीं है। हमारी तो लड़ाई बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई से है।
अब ये जो हुकूमत आई है इसमें हमने वज़ीर आज़म को सपोर्ट किया है, मियां शहबाज शरीफ साहब को। पीपल्स पार्टी के पास वो नंबर्स थे जिसके बगैर वो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते थे। अब काबीना में वो किसको लेते हैं किसको नहीं लेते, दैट इज़ द प्राइम मिनिस्टर प्रेरोगेटिव। हमारी तो काबीना नहीं है, हमारा तो कोई वहाँ पर नहीं है। अच्छा, आपके इससे कोई लेना देना नहीं है? अब वज़ीर आज़म हमारा काबीना से और किसी भी शख्स से क्या वाडा साहब अगर सेनेटर बनने जा रहे हैं तो उन्हें हिमायत करेंगे आप? क्या फैसल वाडा साहब? देखिए, पीपल्स पार्टी ने अपनी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो शाया कर दी है। जितने हमने कैंडिडेट्स फील्ड करने थे वो पीपल्स पार्टी के टिकट के ऊपर फील्ड हुए हैं। वाडा साहब अगर या कोई और अगर इंडिपेंडेंट लड़ना चाहता है इलेक्शन, सौ बिस्मिल्लाह, आप उसको रोक तो नहीं सकते। चलिए, खुर्रम शहजाद विर्क साहब आ गए। हम तो अपने कैंडिडेट्स की हिमायत करेंगे। पीटीआई की जानिब से खुर्रम शहजाद विर्क साहब ने हमें ज्वाइन किया, शेखुपुर से इलेक्शन जीते, पहले बाई इलेक्शन भी जीते, मैंने आपको जिक्र किया था। विर्क साहब बहुत शुक्रिया। कानून का मुहाज भी आपने पंजाब में किसी हद तक संभाला, नौजवान क़यादत हैं, बड़े मार्के का इलेक्शन भी आपने जीत रखा है। ये फरमाइए, अब खान साहब से अली मीन गंडापुर भी मिले हैं, वो अली मीन गंडापुर की शहबाज साहब के साथ तस्वीर पर भी नाला है, लेकिन जो IMF के ऑफिस के सामने एहतजाज हुआ उसको कह रहे हैं दुरुस्त है, लेकिन जो नारेबाजी वहाँ हुई दारों के खिलाफ उससे वो कह रहे हैं लाइल में। क्या IMF के ऑफिस के सामने इस तरह से मुल्क की इज्जत उछालनी चाहिए थी? नहीं, इस तरह से बात पेश की जाती है, वो उस तरह से नहीं है। पहले भी IMF के ख़त के हवाले से बात की गई कि खान साहब ने पता नहीं क्या लिख दिया, क्या कह दिया, पता नहीं वो कौन सी बात उन्होंने कह दी, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन का फ़र्क आता है, उसको अंडरस्टैंडिंग का फ़र्क आता है। उस बात को समझना चाहिए कि हमारा उसके ऊपर थीसिस क्या है, हमारा उसके ऊपर मौक़िफ़ क्या है, हम उसके ऊपर कहना क्या चाहते हैं, हम असल में क्या कह रहे हैं। IMF ने तो आपको जवाब दे दिया खुर्रम भाई, IMF ने बड़ा वाज़े जवाब दिया। उन्होंने कहा ये हम मैंडेट ही नहीं है पॉलिटिकल इश्यूज पे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के ऊपर हमारा मैंडेट नहीं है, हमारा मैंडेट इकोनॉमी का है। उन्होंने तो आपको जवाब दिया। उसके बावजूद भी अगर शहबाज गिल साहब या कुछ लोग अपने तय एहतजाज कर रहे हैं तो पार्टी को मुल्क की खातिर जहां जवान कुर्बानियां दे रहे हैं, मैंने प्रोग्राम का आगाज उससे किया, कुछ तो लिहाज करना चाहिए या नहीं? कैसे जस्टिफाई करते हैं आप इसे? हमारी स्टेटमेंट्स को, हमारे मौक़िफ़ को मिसस्टेट करके, डिस्टॉर्ट करके पेश किया जाता है। अभी भी जो रिसेंटली मैं खुद भी मौजूद था, मेरी बहन भी मौजूद थी, हमने यूनानिमसली वहाँ पे करारदाद पास हुई वहाँ से, हाउस से, और बाहर जब उसका मैंने देखा, शोर देखा, मीडिया के ऊपर शोर देखा, तो उसमें पता नहीं क्या था कि PTI ने SI मतलब सी की तरफ से बड़ी मुखालफत की गई उस बिल की, ये किया गया, वो किया गया। असल में यहाँ पे होता कुछ है, दिखाते कुछ है। इनफैक्ट हमारी जो मीडिया का आज रोल है ना, मीडिया का बड़ा अहम रोल है हर हवाले से। आज मैं समझता हूँ कि मीडिया जो है ना, वो ब्लैक को वाइट, वाइट को ब्लैक, और इसी तरह मतलब वो हीरो को विलन, विलन को हीरो, वैसे ये इस तरह से वो कमिंग फ्रॉम समवन हु इज फ्रॉम PTI, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। जामी साहब, मैं थोड़ा सा इसमें वजाहत करना चाहूंगी। प्लीज प्लीज। देखिए, इसमें मैं थोड़ी सी वजाहत करूं अपने भाई की। देखिए, पहली बात तो ये है, 2 करारदादें पीपल्स पार्टी लेकर आई थी। पहली भुट्टो साहब की जो जजमेंट थी, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंदर जो फैसला आया, उस करारदाद को भी इन्होंने अपोज किया। मतलब वो एक ऐसा तारीखी फैसला था और एक जुडिशल मर्डर था जिसको हर किसी ने कंडेम किया। वो जो सिटिंग जजेस थे जिन्होंने दिया, उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया कि हम पे प्रेशर था। फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के अंदर बिल्कुल साफ साफ ये कहा गया कि शहीद भुट्टो वॉज नॉट गिवन अ ड्यू एंड फेयर ट्रायल आइदर इन द लाहौर हाई कोर्ट और इन हिज अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। हम एक करारदाद वो लेकर आए कि जी शहीद भुट्टो को ऑफिशियली शहीद करार दिया जाए, और ये एक मिसकैरेज ऑफ जस्टिस था। उसको भी इन्होंने अपोज किया। फिर गाजा के ऊपर जब आप एक करारदाद लेकर आते हैं तो उससे पहले आप एक मोशन मूव करते हैं पार्लियामान के अंदर स्पीकर के पास कि मुझे अलाउ किया जाए ये करारदाद लाने के लिए। उस मोशन को इन्होंने अपोज किया है। लेकिन वो कहते हैं बाद में जो उसकी फुटेज देखी मैंने कि बाद में जब उन्हें इसकी समझ आई तो उन्होंने इसकी हिमायत की। नहीं, दे वर मिस्टेकन अर्लियर। समझ आने की क्या बात है? अरे भाई, ये these are, एक सेकंड जामी साहब, नहीं, why would they oppose the motion? ये मोशन क्यों अपोज करेंगे? अगर हम गाजा कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, क्यों condemning कि वहाँ पर बच्चे मर रहे हैं रमजान के अंदर। अरे आप फुटेज निकाल के देख लें जामी साहब, आप फुटेज निकाल के देखें। बल्कि स्पीकर साहब ने खुद ये पूछा कि आर यू अपोजिंग द रेजोल्यूशन ऑन गाजा?
ये स्पीकर साहब ने भी पूछा, असल में इतनी जोर से इन्होंने तो मैं नो बात बोला कर रहा है। हूं, मैं वहां यही बैठी तो हुई मैं थी और मेरे बात भाई भी आपको बैठे बता रहा थे। हूं देखिए बात ये है, कि इनको वहां इतनी पे आदत हो गई पॉइंट हर ऑफ चीज को ऑर्डर अपोज पे। करने की कि ये सोचते समझते नहीं है किस चीज को अच्छा, अपोज आप करें। पहले बात कीजिए। Point नहीं of खुरम order शहजाद नहीं कह रहे हैं था, कि आपको motion गलत था। फहमी हुई है शर्मिला जी, उनके मौके पे सुन लें। खुरम आप नहीं बताइए। मैं, अरे भाई शर्मिला मैं, जी की मुझे पहले गलत बात फहमी सुनिए। कैसे जी, होगी, प्लीज। मैं वहां बैठी थी। I was sitting there when the motion was I moved too was there. to move a resolution, क्योंकि जब आप मोशन मूव करते हैं तो आप स्पीकर से परमिशन मांगते हैं कि तमाम रेलेवेंट रूल्स को सस्पेंड करके मुझे ये इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन लाने दें। और उनको पता था गाजा की रेजोल्यूशन है, क्योंकि उससे पहले हमने ये अनाउंस किया था। तो उसको उन्होंने अपोज किया। वो तो अपोज कर रहे थे कि रेजोल्यूशन ही ना आए। ये उसको उसकी हिमायत ना हिमायत करना तो बात की बात है, वो ऐसा तो लाने नहीं नहीं हुआ, देना चाह ये रहे ये खुरम साहब इससे डिसएग्री कर रहे ऐसा हैं। नहीं है ना। हालांकि मेरा भी ख्याल ये था कि शायद ये गलत फहमी हुई है वहां बैठे अपोजिशन बेंचेस में लोगों को। शर्मिला जी उनका जवाब भी ले लेते हुआ हैं। जी ये मैं बताता हूँ। मैं जामी साहब बता मेरी रहा बात हूँ, हुआ सुने। ये कि हम इसमें से इतने सारे तो माशाल्लाह लॉयर्स टर्न पॉलिटिशियंस हैं, आधे तो इसमें वकील बैठे हैं जो पॉलिटिशियन बन के आ गए हैं। खुरम साहब खुद वो वकील हैं। कैसे अपोज कर रहे हैं इस चीज को? ये वही तो मैं कह रही हूँ कि ये देखे ना, दीज आर लॉयर्स टर्न पॉलिटिशियंस। ये तो इन सबकी इस वो दफा हो सकता है एक उनको नया नए चीज नए है। पार्लियामान ये में जो आए अच्छी हों बात तो है। उन्हें पार्लिमानी रवायात का उस तरह इल्म ना हो, थोड़ा मार्जिन तो दें, यही उनकी तो- बात भी सुन लेना। मैं यही तो रूल्स ऑफ बिजनेस की किताब सबको पहले दिन मिल गई थी, उसमें पढ़ लें। और आप मेरी बहन मोशन को को वहाँ क्यों पे अपोज समझ करेंगे? नहीं आई। एक मोशन जो इजाजत मांग रहा है कि गजा के ऊपर हमें रेजोल्यूशन लानी है, उसको आप क्यों अपोज करोगे मेरे भाई? क्यों अपोज किया जी खुरम साहब, आपने बताया। अब क्या आपको दर्द, ये तकलीफ नहीं है? बिल्कुल कि ठीक है, गजा के बिल्कुल अंदर ठीक है, आपने एविडेंस दिया, अपनी डेली बात किया, वहां बैठी थी। बच्चे आप शहीद खुरम हो साहब से रहे पूछ हैं। लेते हैं ना, क्यों जी, क्यों आपने अपोज किया? रूल्स ऑफ बिजनेस आपने नहीं पढ़े हुए थे खुरम साहब? मैं यही तो अभी शर्मिला जी की बात पूरी होने दें। हो गई? होगी? हाँ बिल्कुल। अभी मेरी बात पे जरा सुने। मेरी हो हुआ गई ये बात। कि उमर अयूब साहब पॉइंट जो था ना, वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेना चाह रहे थे, बात करना चाह रहे थे कुछ। अच्छा, वो दे नहीं रहे थे स्पीकर साहब। उसके ऊपर हमारी तरफ से बात हो रही थी, सब बात कर रहे थे कि आप जनाब स्पीकर क्यों नहीं दे रहे पॉइंट ऑफ ऑर्डर, उमर अयूब साहब कुछ बात करना चाहते हैं। उस शोर में जब वो बात करते गए स्पीकर साहब, तो सबका ध्यान उस तरफ नहीं था जो वो बात कर रहे थे। शोर था असेंबली में हो रहा, उसके दौरान में जो हुआ वो शायद बात हुई होगी, वरना ऐसा तो बाद में, जो आपको पता है, आप भी वहां पे थी, वहां पे मौजूद थी, बाद में यूनानिमसली उसको पास किया गया। उस पे सब ने यस में कहा, उसमें किसी ने नो नहीं कहा। देखिए ना शर्मिला जी, वही बात हुई ना कि उन्हें गलत फहमी हुई है। इसमें तोड़ मरोड़ कर हकाइक को पेश जामी किया साहब, जाता है, आप मेरी मिसऑट बात किया सुनिए, जाता है, एक सेकंड। और चीजों अगर को नहीं, चीजों एक तो को पॉइंट, एक मतलब तो कुछ और इन्होंने ना दिखाया एक जाता है। हाउस में बिजनेस को चलने ही नहीं देना है। ये हर रोज खड़े क्यों हो जाते चलने हैं देंगे बिजनेस से हम? पहले पॉइंट ऑफ ऑर्डर, क्यों रोज चलने इनके पास देंगे? point of- क्यों नहीं रोज खड़े point होना of order होता चाहिए? है। आप क्यों नहीं हाउस खड़ा होना चाहिए? हमें अच्छा क्यों हमारी चलने दे? चोरी देखिए ना, हुई ये हम जवाब है क्यों कि नहीं खड़े क्यों चलने होंगे? देंगे। अब ये देखें, नहीं नहीं, क्यों गजा चलने जैसे देंगे? मौजूद पे तो खुरम साहब आपको हाउस चलने देना चाहिए। हम देखें, सब बात करना चाहते हैं, वहाँ पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे हम गजा सब की बात बात करना नहीं हो चाहते हैं, रही। लेकिन गजा पॉइंट की ऑफ भी ऑर्डर बात नहीं लाने हो का रही। एक तरीकेकार है। गजा की स्पीकर साहब ने बात, कहा है जब हाउस का बात- बिजनेस पूरा हो जाएगा उसके बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करें। आप हाउस में बिजनेस चलने ही नहीं देते, और अब आप खुद कह रहे हैं नेशनल नेटवर्क के ऊपर कि क्यों चलने दें। ये एटीट्यूड मेरे भाई नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये तारीख ने आप लोगों को एक मौका दिया है। ये सारी कार्रवाइयां आपके बच्चे भी देख रहे हैं, मेरे बच्चे भी देख रहे हैं। अगर हम इसी तरीके से लड़ते रहे, हाउस का बिजनेस डिस्टर्ब करते रहे, कल को आपके मेरे बच्चे बदतमीजी करेंगे तो फिर हम शिकायत नहीं कर पाएंगे। हमें मौका दिया है, यही सीखेंगे वो हमसे। अगर हम हाउस में खड़े रह के ये रवैया रखेंगे, हमारे बच्चे यही सीखेंगे। आप पाकिस्तान को लीड करेंगे, आप पाकिस्तान को जाके चलाएंगे, हमारे हुक्मरान आप होंगे, हमारे नुमाइंदे आप होंगे, आप हक हुक्मरानी होगा, तो हमारा हक हुक्मरानी जो छीना गया। ये तो बड़ी पेचीदा बात है। मैं निहाल हाशमी साहब भी एक अरसे से ईवान की कार्रवाई को देखते हैं। निहाल हाशमी साहब, ये जो एटीट्यूड है कि नहीं चलने देंगे, चाहे वो गजा का मामला हो, किस तरीके से चलने, ये कैसे चलेगा फिर निहाल साहब? किस तरीके से आगे चलना है साथ मिलके। गजा के मामले के ऊपर हम बिल्कुल ज्यादा मैं तो समझती हूँ कि ये, मैं जरा निहाल साहब की बात भी सुन लूं ना, वो सुन रहे हैं आप दोनों का मौक़िफ़। शर्मिला जी रूल्स ऑफ बिजनेस की बात कर रही हैं, आप ये बरमला कह रहे हैं कि क्यों चलने दें, चाहे वो गजा जैसा मामला हो। तो निहाल साहब की बात भी सुन लें, उनकी गवर्नमेंट है। निहाल साहब, इस सब में कैसे चलेगा मामला जब वो कह रहे हैं कि हम क्यों चलने दें? मैंने गजा के ऊपर नहीं कहा जामी जो साहब, कुछ टेलीविजन पे देखा, पहली बार शायद तारीख में फलस्तीन के बारे में
हमारे पार्लिमान से इस तरह का रवैया इख्तियार किया गया, जबकि बाबाए कौम ने 1946 में 47 में फ़लस्तीन के बारे में बड़ा दो टोक और उन्होंने कहा था इट इज़ पार्ट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी। ये बड़ा दुख हुआ हमें। देखिए, हम कई वक्तों में बहुत आगे निकल जाते हैं, शख्सी, ग्रोही और जमाती मोहब्बत में हम अपने मिली और कौमी जज्बे को भूल जाते हैं। हम समझते हैं कि हमें सीखना चाहिए, वरना ऐसा ना हो। ये जो वक्त गुजर रहा है, ये जो पार्लियामेंट आज है, इनको जो रोल अदा करना चाहिए वो अगर नहीं कर, आप एहतजाज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव एहतजाज करें, भरपूर करें, आपका हक है, मगर उसमें आपकी मिली और कौमी जो फराइज है उसको ना। ठीक, मैं एक ब्रेक छोटी सी ले रहा हूं सर, आप तीनों की इजाजत, छोटी सी एक ब्रेक लेनी है। एक और बड़ा मामला सेनेट इलेक्शन से जुड़ा बाकी रह गया है, मिल बैठने की बात भी अधूरी रह गई है। खुर्रम शहजाद वर्क साहब कह रहे हैं गजा का मामला नहीं है, उस पर हम साथ हैं, बाद में हमने उसके हक में वोट भी दिया। शर्मिला साहब अलबत्ता समझती हैं कि रूल ऑफ बिजनेस में नहीं पड़े, इसलिए इन्होंने पहले अपोज किया, वो अपना मौक़िफ़ रखती हैं। ब्रेक छोटी सी ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आऊँगा। बड़ी अहम खबर है जो मैंने आपसे शेयर करनी है, बल्कि वार्निंग है शादीशुदा हजरात के लिए, बड़ी खौफनाक खबर है उनके लिए। ब्रेक के बाद आपसे शेयर करूँगा। वेलकम बैक नाज़रीन, डायरेक्ट लाइन में खुशामदीद आपको कहते हैं। खुर्रम शहजाद वर्क साहब हैं, निहाल हाशमी साहब हैं, शर्मिला फारूकी साहब हैं। बात हो रही थी ईवान में जो कार्रवाई हो रही थी गाज़ा के ऊपर, जो करारदाद का मुद्दा था, उस पर तहरीक इंसाफ समझती है कि वो हक पर हैं, उन्होंने उस करारदाद के हक में वोट दिया। शर्मिला साहबा का मौक़िफ़ अलबत्ता इसके बरअक्स था। शर्मिला जी, खुर्रम साहब ने अपनी वजाहत तो दे दी है, क्या उनकी वजाहत दुरुस्त है? वो कह रहे हैं हम उसके हक में थे, हम वैसे कह रहे हैं कि इस मैंडेट के साथ आई हुकूमत को नहीं चलने देंगे, लेकिन ऐसे अहम मामले पे हम हुकूमत के साथ होंगे। मुझे तो ये समझ आई है। जामी साहब, मैं वो वीडियो खैर अब सोशल मीडिया पे हर जगह है, वो ऑफिशियली नेशनल असेंबली के ऊपर भी है, आप देख लें। हमने जब मोशन मूव किया कि हम गजा के ऊपर एक करारदाद पेश करना चाहते हैं, तो स्पीकर ने पूछा दोज हु आर इन द फेवर में से आए, दोज हु अपोजिट में से नो। इन्होंने नो बोला, इतने जोर से पूरा ये जुमले तो सुने गए, वो वीडियो भी वायरल है। अब आप क्यों तो अब जब आप उस करारदाद को आने ही नहीं देना चाहते, उस करारदाद की हिमायत को तो छोड़ें, आपने तो वो मोशन को ही अपोज कर दिया जिसमें हमने इजाजत मांगी स्पीकर से कि हमें वो करारदाद लाने दें। ये कौन करता है? व्हाई वुड यू डू दैट? अब बेचारे गजा के मासूम बच्चों से आपकी क्या दुश्मनी, उनका क्या झगड़ा है? खुर्रम साहब, लेकिन ये क्या गलतफहमी हुई थी? नो जाली मैंडेट। देखिए, बात ये है, आप इस ऐवान का हिस्सा हैं। मैंने आपको बताया, स्पीकर से लेके प्रेसिडेंट के इलेक्शन तक इन्होंने हिस्सा लिया है। नहीं, ये गलतफहमी फिर हुई होगी ना खुर्रम साहब, जो ना की अनडिफेंडेबल है ना, ये अनडिफेंडेबल है। अब बेचारे ये खुर्रम साहब भी इसको डिफेंड नहीं कर पा रहे ना। प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन और जितना भी इलेक्शन हुआ है वो सब जो है उसका पहली बात तो ये कि उसको हाउस को कंप्लीट होना चाहिए। हाउस कंप्लीट ही नहीं था। हमारी जो मखसूस सीटें थी वो भी इन्हीं में मतलब बांट दी गई और हमें हमारे हक से महरूम किया गया। अभी आप देखें सितम ज़रीफ़ी क्या है, अभी भी जो रीकाउंटिंग हो रही है, रीकाउंटिंग अभी भी जो जा रही है, उसके ऊपर कितनी ज्यादती हो रही है। बल्कि ये ज्यादती छोटा लफ्ज है, कितना जुल्म है, बल्कि जुल्म अजीम है। हमारी जीती हुई सीट्स फॉर्म 49 जब मिलता है तो उसके ऊपर आपकी रिजेक्शन वोट्स की भी आती है। अभी हमारे जो जीते हुए लोग हैं, जिनके ऊपर फॉर्म 49 जिनका मुकम्मल है, जो इलेक्शन कमीशन से नोटिफाइड है, जो मेंबर असेंबली के बन चुके हैं, जिन्होंने वहां पे अपना वोट कास्ट कर लिया हुआ है, उनको डी नोटिफाई किया जा रहा है, उनको निकाला। ये बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त होगी, लेकिन इस सब के बावजूद आपके ही सीएम जो है वो पीएम से मिलते हैं, तस्वीर भी बनाते हैं जिस पे आपकी लीडरशिप नाला भी होती है। बात चाहते हैं जमहूरियत चले, हम चाहते हैं पाकिस्तान आगे बढ़े, हम इसी तौर वहां पे जाके बैठे हुए हैं, वरना शायद हम हाउस में आज ना बैठे होते। हम तो ये चाहते हैं कि हाउस का बिजनेस चले, पाकिस्तान ये जो आपने बात की ना, मैं तीनों की तवज्जो मबजूल करवाता हूँ। जो आपने बात की ना कि जिस सीटें हमें नहीं दी जा रही, जो रिजर्व सीटों का मामला था, कानूनी जंग पे आपको अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी। इसमें मसला यह है कि नून लीग को या पीपल्स पार्टी को, जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को या किसी और को आप जितना भी मरूद इल्जाम ठहराएं, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का फैसला पार्टी को ज्वाइन किया था, जो एक प्रॉपर डिसीजन था, सही डिसीजन था, सोच समझ करके हमने कर दिया था। अब खुर्रम साहब, मैं इस पे क्या करूं? शेर अफजल मरवत साहब ने पहले इसका आगाज़ किया कि गलती हुई हमसे,
फिर अब ये बैरिस्टर अली जफर भी कह रहे हैं गलती हुई, MWM के साथ तो बात बन चुकी थी। क्या गलती उसमें देखे ना आप। फिर मैं वही कहता हूँ कि मीडिया के ऊपर जो बात आती है उसको डिस्टॉर्ट, मिसस्टेट, उसको तरोड़ मरोड़ कर उसकी आधी बात को, अब इसका जो सियाको सबाक है वो क्या है, वो किस हवाले से किस पैराई में बात की गई, उनकी कौन सी चीज के ऊपर बात की गई, वो क्या था, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, यही तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। क्या आपके इल्म में है कि शेर अफजल मरवत ने जब ये कन्फेशन की एक शो में, तो उन्होंने क्या डिटेल दी मौलाना शिरानी के हवाले से? उन्होंने बल्लेबाज का जो मेटाफर यूज़ किया उस पर क्या कहा, और फिर उन्होंने क्या पार्टी की अंदर तहकीकात होनी चाहिए, फिर उन्होंने कहा सुन्नी मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के ऊपर जब बात आई तो हमें टेलीफोन कॉल्स आई, मैसेजेस आए, जिसकी वजह से हम मजबूर हुए। यानी अगर आपके शेर अफजल मरवत या बैरिस्टर गौहर या अली जफ़र, ये तीनों सफ़े अव्वल के रहनुमा हैं, अगर इनके अपने बयानात में इस मामले पर तजाद हो तो मैं तो सवाल ही उठाऊंगा ना, मैं तो नहीं कहूँगा तरोड़ मरोड़ रहा हूँ, मैं तो पूछूंगा आपसे नुमाइंदगी कर रहे हैं पार्टी उनकी बात अर्ज सुने, उनकी बात एक तरफ। अभी चलो यूं करते हैं, पहले हम इस बात को यूं ले लेते हैं कि 2013 में जब नून लीग की कुछ सीट्स कम थी जो इन्होंने वहां पे जमा कराई थी मखसूस सीटों के लिए, इन्होंने दोबारा एप्लीकेशन दी अपनी रिजर्व सीट्स के लिए, और उन्होंने उनको एनहांस करवाया, उनको बढ़ाया, उसमें अमेंड करवाया। इससे पहले भी माजी की मिसालें पड़ी हुई हैं। अगर हमारी लिस्ट नहीं थी तो हम उसको लिस्ट दे रहे हैं, हमारी लिस्ट को वो ऐड कर ले। माजी में तो ऐसा हुआ है, माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इस इलेक्शन के बाद अभी हो रहा है। माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ। लीजिए निहाल हाशमी साहब, ये बड़ा अहम नुक्ता उन्होंने उठाया कि माजी में हो चुका, 2013 में आप खुद इसे अमेंड करवा चुके, कभी नहीं हुआ, तो फिर इनके साथ नाइंसाफी क्यों है? माजी में ऐसी कभी नहीं हुआ कि आप मखसूस सीटें, माजी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी जो सीटें जीती हुई हैं उनको इस तरह से किया जाए, और माजी में ऐसा भी नहीं हुआ कि मखसूस सीटों को जिस जमात की बनती हैं, चलो हमें भले अभी हमारी रख ले, उनको ना दे। अभी सुप्रीम कोर्ट में जाना है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से ही हतमी इसका फैसला आएगा। माजी में ऐसा भी नहीं हुआ कि उनकी बंदर बांट की जाए, उन मखसूस सीटों की उनको बांट दिया जाए। जैसे मतलब मैं अब क्या बात करूं इसके ऊपर, जब एक बंदा माने ही ना कि देयर इज नो गॉड, मैं अल्लाह को मानता ही नहीं हूँ, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का वो कहता है, हम मानते हैं, सब मुसलमान हैं, हमारा ईमान का हिस्सा। निहाल साहब, ये जो उन्होंने मिसाल दी 2013 की कि आपने अमेंड करवाया अपनी कुछ सीटों के मामले पे, तो हमें क्यों नहीं अमेंड करवाने दिया जा रहा? वो कह रहे हमारे साथ ज्यादती हुई है। तब तो ऊपर बात ही नहीं गई, तब तो इलेक्शन कमीशन ने ही इनहांस कर दी, तब तो इलेक्शन कमीशन ने बढ़ा दी, हमारी वहां से भी गई, कोर्ट से भी गई, सुप्रीम कोर्ट में अब हम जाएंगे, और हमें उम्मीद है वास्ते कि इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कि चलिए आप निहाल साहब का जवाब तो सुन लेना, क्योंकि आपने 2013 का वकूआ सुना है, तो उनसे पूछ लेते हैं उसमें क्या फर्क है। इसमें दो हिस्सा है। एक जो 2013 है, 2013 में हम एक रजिस्टर्ड पार्टी, और उस रजिस्टर्ड पार्टी ने अपना इलेक्शन से पोल से पहले ही अपनी लिस्ट दे दी। उस लिस्ट के मुताबिक उन्होंने कम दी, उनको सीटें ज्यादा मिल गई। तो जब ज्यादा सीटें मिली तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने उनसे कहा कि आप अपनी एडिशनल लिस्ट भेजें। एज सिंपल, आपकी नुमाइंदगी ज्यादा है तो आप एडिशनल सीट भेजें। वो तो बड़ा क्लियर है। अगर इनके यहाँ भी ऐसा होता तो बड़ा क्लियर था, मगर यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तो कहा कि जी पार्टी नहीं एग्जिस्ट करी है, उसके बाद जो 5 रुकनी पेशावर हाई कोर्ट ने इनके बारे में डिटेल जजमेंट दी, उसके बाद इस बहस को खत्म हो जाना चाहिए। उसमें आइन में बड़ा क्लियर लिखा है, सिक्योर और सिक्योर। इनकी पार्टी है सुन्नी तहात काउंसिल या कमिटी, उसने सिक्योर नहीं किया, एज ए पार्टी उसने सिक्योर नहीं किया, उसको बाद में लोग इंडिपेंडेंट लोगों ने आके ज्वाइन किया। तो सिक्योर करने में और जुड़ने में बड़ा फर्क, और जजमेंट के बाद मैं कौन होता हूँ उस पर अपनी राय देने का, ये एक सेटल्ड चीज हो गया है। अब ये जाए सुप्रीम कोर्ट अगर इनके हक में फैसला दे देती है तो बिस्मिल्लाह, हम और आप कौन होते हैं रोकने वाले। अब जब मामला अदालतों में चला गया, ये तो उन्होंने और ही वाजे कर दिया कि सिक्योर ही नहीं की, इंडिपेंडेंट ने आके पार्टी को ज्वाइन किया, और फिर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की ऑब्वियसली एक 5 रुकनी बेंच था, सिक्योर ही की ना। अच्छा अर्ज सुने, सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मेरे पास एक सीट हो, मेरे पास कोई सीट ना हो, बात जो आप मखसूस सीटों की है ना, वो आपको इतनी सीट्स के ऊपर इतनी रिजर्व सीट्स ऐड की जाएंगी, इसकी बात हुई है वहां पे। अच्छा, अब मैं इंडिपेंडेंटली सपोज 20 बंदे इनके पास चले गए, नून लीग वालों के पास 13 में सपोज, या बाद में अभी चले गए, अब वो जो 20 बंदे ऐड हुए, क्या उन 20 बंदों के बारे में इनको मखसूस सीटें नहीं मिलेंगी?
क्या वो इन 20 सीटों के लिए वो रिजर्व सीट्स नहीं लेंगे? लेंगे। जब वो लेंगे तो हमें क्यों नहीं दी गई? हमें भी दे दी जाती। इसमें कोई ऐसी मतलब मुश्किल बात तो नहीं है। और एक और बात, अब जो 2013 में जो 2013 में इनको रिजर्व सीट्स दी गई, इनकी लिस्ट के ऊपर, इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर, इनकी एप्लीकेशन के ऊपर, वो पहली दफा हुआ हिस्ट्री में, तो हमारी दफा भी पहली दफा हो जाता। हम कौन सा कोई इलीगल एक्ट करने जा रहे थे? हम कौन सा कोई ऐसा इलीगल वो काम करने जा रहे थे? कानून पढ़ ले, उसे हमारी भी साथी सी एक। निहाल साहब, आपको क्या एतराज है इस बात पे? वो भी ब्लॉक कर रहे हैं। चले बोलने दे, हमें कोई एतराज नहीं। जी खुरम बात मैं तो यही बात कर रहा हूँ, जब इनकी तरफ पहली दफा को बात आती है, कोई मामला होता है, तारीख में, हिस्ट्री में बड़ी चीजें ऐसी हैं जो वेरी फर्स्ट टाइम भी की जाती हैं, उनकी माजी में इस तरह से पहले कभी मिसाल नहीं होती। अगर इनको तब सीट्स दी गई, मैंने जो मिसाल दी कि 20 सीटें अगर इनको आजाद इनके साथ आगे मतलब उम्मीदवारान मिल जाते हैं, तो क्या उन 20 में जो रिजर्व सीट जो लॉ हमें कहता है कि इनको मिलेंगी 4 सीट्स के बदले में 1 सीट, तो क्या फिर उनमें ये सीट्स नहीं आएंगी? ऑब्वियसली इनको मिलेंगी, इनकी एनहांस होंगी। हमारी भी होनी चाहिए थी एनहांस। अगर तारीख में पहली दफा इनको जो एप्लीकेशन पे इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाई दे दी, तो हमें भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दे देता। आप देखें, माजी से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल रहा है ना, बड़ी माजरत के साथ जो उन्होंने इलेक्शन करवाने थे नहीं करवाए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर नहीं करवाए, जिस तरह से उन्होंने करवाना चाहिए था नहीं करवाया। तारीख में बहुत काम ऐसे हो रहे हैं जिनकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो भी आया है, हम उसको चैलेंज करेंगे। हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट में अपना मौकफ जाके रखेंगे। अब जो भी मौकफ आएगा हम उसको मानेंगे। मैं इसे कंक्लूड भी करता हूँ। ठीक है, ये बहस आगे लंबी होगी, इसे कंक्लूड भी करना है। और सेनेट इंतखाबात भी है ना, पार्टीज ने प्रायोरिटीज में क्या पैगाम दिया? चाहे पीटीआई की नॉमिनेशन, उमर सरफराज चीमा, सबसे एंड पे उन्हें गवर्नरी दी गई यहाँ पे पीटीआई के यहाँ, अब उन्हें कवरिंग कैंडिडेट रखा जा रहा है। लोग बातें तो करेंगे। अली मीन गंडापुर के भाई को टिकट दी जा रही जो सीट उनकी खाली हुई। इसी तरह नून लीग, पीपल्स पार्टी जिनको सीटें दे रहे हैं, तो ये क्या मैसेज दे रहे हैं हम अपने चाहने वालों को, वोटर्स, सपोर्टर्स को? ब्रेक के बाद इस बात को कंक्लूड करते हैं। छोटी सी ब्रेक है, मेरे साथ में। डायरेक्ट लाइन में खुशामदीद कहते हैं। डिबेट हो रही थी, सीटें मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए। निहाल साहब के पास अपने टेक्निकल और एम्पेरिकल एविडेंसेस हैं। खुर्रम शहजाद बेग साहब खुद कानूनदान है, वो भी जस्टिफाई कर रहे हैं। बात कहीं ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन शर्मिला फारूकी साहबा, जब हम मुफाहमत की, मिल बैठने की बात करते हैं, दरपेश चैलेंजेस के हंगाम, तो फिर इसमें क्या ही अच्छा होता है? इतना बड़ा मैंडेट लेके एक पार्टी आई है, कुछ उसके लिए नरमी पैदा की जाती है, उनको उनका जो कोटा है वो दिया जाता। कभी तारीख में नहीं हुआ कि इतना बड़ा कोटा जो है वो उससे महरूम कर दिया जाए, तो पहल हो जाती। क्या ये ख्याल दुरुस्त है या आप समझते हैं कि जो हुआ इनके साथ दुरुस्त है? जामी साहब, देखिए, ना इलेक्शन करवाना पीपल्स पार्टी का काम था, ना इनको सिंबल दिलवाना पीपल्स पार्टी का काम था, और ना इनको मखसूस नशिस्तें दिलवाना पीपल्स पार्टी का काम था। इन तमाम मामलात में हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये इनके लीगल मसाइल हैं जिन पे इनको लड़ना है। अब अगर ये अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस सही नहीं करवाते तो उसमें किसी और का कसूर तो नहीं है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुए कि इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुतनाज़ा हुए। ये 2013 में भी यही मामला आया था, आपको याद होगा। और मैं अपने याद दहानी कराती चलूँ कि उस वक़्त भी इनके इंटर पार्टी इलेक्शन मुतनाज़ा थे। इमरान खान ने जस्टिस वजी की सरबराही में एक तहकीकाती कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की भी फाइंडिंग्स ये थी कि जी ये सही नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि जस्टिस वजी फारिग हो गए, इलेक्शन जो है वैसे के वैसे ही रहे। तो ये 10 साल बाद इन्होंने फिर ये गलती रिपीट करी है। और फिर इनके जो बेचारे वकला थे वो आगे इसको डिफेंड ही नहीं कर पाए। क्या करेंगे जब पीछे कोई जवाब ही नहीं है? तो आगे वो क्या कहेंगे? फॉरेन फंडिंग केस, भाई हमारी गलती नहीं है, आप बताएं आपके फंड्स कहाँ से आए, आपने 8 साल उस मुकदमे को खींचा, ये हमारी गलती तो नहीं है। तोशा खाना केस हुआ, घड़ी आपने बेची, हमारा कसूर तो नहीं है। आपका वो जो कादर अल ट्रस्ट वाला केस है जो भी है 190 मिलियन, तो भाई हमारा तो नहीं है ना। ये खुर्रम साहब, आपने कुछ कहा है, आपने मेरे ख्याल कोई इन्ना लिल्ला पढ़ दिया। खैर हुई। देखिए बात ये है, नहीं देखिए, ये दिस इज देखिए, दीज आर सीरियस। आप हर चीज़ को जो है ना बड़ी गैर संजीदगी से लेते हैं, ये गलत है।
फिर बाद में आके आप अपनी गलती का एतराफ़ भी करते हैं। आपको मालूम है कि जब एक जमात ने इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं किया, सिर्फ एक बात का, अगर मेरी बहन एक सिर्फ एक बात का जवाब दे दे ना, सिर्फ एक बात का जवाब दे दे शर्मिला जी, उन्हें भी एक बात जवाब देने देना, उन्हें भी थोड़ा मौका दीजिए। और निहाल साहब भी सिर्फ एक बात ये बता दें, पूछिए कि इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन किस तरह से हुए थे, नून लीग के इंट्रा पार्टी किस तरह से हुए थे, अदर पार्टीज जितनी भी हैं हमारे इंट्रा पार्टी, ये सवाल नंबर 1। मैं अपनी जमात का जवाब दे सकती हूँ। तारीख में इस तरह की पहले मिसाल हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन बिल्कुल जमहूरी तरीके से होते हैं और इलेक्शन कमीशन। शर्मिला जी, उनका सवाल तो पूरा ले लें ताकि आप जवाब दे सकें। उनका सवाल पूरा ले लें जी। बात सुन लें पहले जी। इन्होंने अपना ही पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट किया जामी साहब, ये दिस इज अनडिफेंडेबल। पूरे अब ये पाकिस्तान वकील में हैं, 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन किस तरह से करवाए और उसकी पूरे पाकिस्तान में कहीं और नजीर नहीं। क्या उसके ऊपर कमेटी नहीं, तहकीकाती कमेटी नहीं बनी? जस्टिस वजी, आप जामी साहब जस्टिस वजी को बुलाएं अपने प्रोग्राम में। जामी साहब आप बुलाएं उनको, बनी। आप जस्टिस वजी को बुलाएं अपने मैं बताता हूं, जस्टिस वजी की जो फाइंडिंग्स थी वो खुर्रम साहब वो भी आप बता दें। जरूर बुलाएं, बिल्कुल मुझे पता है। आप देखें इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन कहाँ पे हुए, नहीं बताएंगे कौन से हुए, कौन सा इन्होंने वहां पे मतलब बताया। मतलब निहाल भाई भी हमें मुझे बताएं, आपको बताएं कौन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन। क्यों जी निहाल साहब, अब आप बताएं ना। आपके वो कह रहे हैं आपके अपने इंट्रा पार्टी कैसे थे जो आप हमारे पे सवाल कर रहे हैं। मैं अपनी पार्टी, हालांकि वो आपके पार्टी इलेक्शन का चैलेंज नहीं हुए। पीपीपी और पीएमएल ने सही किया, ये जवाब नहीं है। दिस इज नॉट द आंसर। हम जो रूल प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस है उसके मुताबिक ही अपने इंटर पार्टी इलेक्शन कराते हैं। और मुझे जहां तक मेरी इल्म है, और हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ी वायलेट करते हैं भाई, आपने अपना कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट किया। अपने लॉ के मुताबिक जो हमारा अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉ है, हमारे उसके मुताबिक इलेक्शन हुए। मैं भी पोलिंग एजेंट बना हूं, कई बार मैं पोलिंग एजेंट नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन तो नहीं मानती। बनाऊं जामी साहब, एक बात आप ये इस डिबेट को किसी और रोज के लिए उठा रखते हैं। मेरा वक्त खत्म हो रहा है। मुझे जाने से पहले खुर्रम साहब ये बताएं, एक तरफ आखिरी बात ये है, आखिरी बात एक छोटी सी, इसके बाद आप ये बात कीजिए। जी प्लीज ये सुने, आप देखें हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हमारे जो हमने वहां पे करवाए और उसकी हमने जो रिपोर्ट दी इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन 1 साल दबा के रखा यार, 8 माह उसको दबा के रखा, उसके ऊपर कुछ फाइंडिंग ही नहीं दी, कुछ बताया ही नहीं। और हमें इतना करीब ले आए, फिर भी हमने पिटीशन। बिल्कुल ठीक है, ऐसा मुद्दा है। देखिए, इसको रेलेवेंट फोरम्स पे तो कंटेस्ट करें ना। मेरी गुजारिश है कि जिस तरह आप इस टॉक शो पे या बाकी जगहों पे इसको कंटेस्ट कर रहे हैं, जिन कानूनी मुद्दों के साथ कंटेस्ट कर रहे हैं, लीगल फोरम से कंटेस्ट करें। एंड आई विश यू गुड बेस्ट ऑफ लक, कि अल्लाह करे आपकी बात सुनी जाए। जाने से पहले एक बात मुझे बता दें, वक्त बड़ा कम है, जाने से पहले बता दें, एक तरफ शहबाज शरीफ को पीएम नहीं माना जा रहा, गैर आईनी पीएम, उनकी हलफबरदारी में नहीं जाना। दूसरी तरफ गंडापुर साहब जाके बैठ भी रहे हैं, उनसे बात भी कर रहे हैं, खुशाइन भी करार दे रहे हैं, मुफाहमत की बात भी कर रहे हैं। तीसरी तरफ आपके रहनुमा कहते हैं इनको तस्वीर नहीं खिंचानी चाहिए। तो ये आपके अपने कॉल ऑफ फेल में इतना तजाद क्यों है? क्या आप भी समझते हैं कि गंडापुर साहब को तस्वीर नहीं खिंचानी चाहिए थी शहबाज शरीफ साहब के साथ? बस इसकी बात की। तस्वीर वाला किसने कहा? तस्वीर वाली किसने बात की? तजाद है इनके कॉल ऑफ फेल। ये एक बात ये आपके कॉलो फेल तो बिल्कुल सही है ना, आपके तो कोई कॉलो फेल में तजाद नहीं है। चलिए फाड़ेंगे आप एक दूसरे पता नहीं क्या लाहौर की सड़कों के ऊपर घसीटेंगे, नेवर एंडिंग डिबेट है, जरदारी का पेट फाड़ेंगे, हुजूर उन पे क्या ताने करेंगे। वो कहते हैं, आप परवेज लाई को क्या कहते थे, आप हजरत मौलाना को क्या कहते थे, आप अचक ज़ई साहब को क्या कहते थे। वो ये इसी में चक्कर में लगे रहेंगे तो उनके पास भी वो क्या कहते हैं, वो हमारे पीएम साहब फरमाते थे जरदारी साहब के बारे में कि वो, चलिए आई थिंक इट्स नॉट नेवर एंडिंग डिबेट। बहरहाल मैनी थैंक्स टू 3 ऑफ यू, शर्मिला जी और निहाल हाशमी साहब और खुर्रम शहजाद बरक साहब। कॉल ऑफ फेल की बात हो रही थी और मैंने आपको कहा था प्रोग्राम के आखिर में बड़ी खतरनाक खबर मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ, जो कि बिलखुसूस शादीशुदा अफराद के लिए। कॉल ऑफ फेल के ऊपर बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आज लाहौर की फैमिली कोर्ट ने बीवी से इजाज़त लिए बगैर दूसरी शादी करने वाले शख्स को 7 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। ये फैमिली कोर्ट लाहौर के जज अदनान लियाकत, उन्होंने मोहतरमा जूना नसर की दरख्वास्त पर यह फ़ैसला सुनाया है। और इनके जो शौहर हैं मोहम्मद औरंगज़ेब ख़ान, उन्होंने पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी की है। और क्योंकि नए लॉ के मुताबिक इसके लिए तहरीरी तौर पर इजाज़त लेना ज़रूरी है, तो कॉल ऑफ फेल
जहाँ सियासतदान के लिए भी पक्का होना ज़रूरी है, वहाँ अहले खाना के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उसकी मिसाल ये सामने आ गई। एहतियात कीजिएगा, वगरना आप भी सज़ा भुगतेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।